गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 11 वैसे हिंदी में आज हम छोटा तो पाठ नंबर 4 लेंगे। विदाई संभाषण लिखा हुआ है, लेखक है बाल मुकुंद गुप्त। इसके लेखक जो है बाल मुकुंद गुप्त जी है और बाल मुकुंद गुप्त ने लिखा विदाई संभाषण। व्यंग्य का लेखक है ये। इनका जन्म 1865 में हुआ था, हरियाणा में। जन्म लिख देता हूँ पहले इसका। जन्म हुआ 1865 ईस्वी, हरियाणा में। ठीक है। इनका ये और इनकी मृत्यु हुई 1907 में। ये जन्म है, उसके बाद में मृत्यु 1907 ईस्वी में मृत्यु हुई। ठीक है। इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। बात में बहुत इंपॉर्टेंट बात कर दूंगा। चौथा पार्ट है हमारा बाल मुकुंद गुप्त का लिखा हुआ विदाई संभाषण। ये कहते हैं कि जो लिखना था वो लिखा गया। अब खुलासा बात यह है कि एक बार शो और ड्यूटी का मुकाबला कीजिए। शिव शंभू के चिट्टे नाम की व्यंग्य कृति है इनकी, जिसमें इन्होंने कहा है इनका जन्म 1865 ग्राम बुढ़िया जिला रोहतक लिखा हुआ है, हरियाणा में इनका जन्म हुआ। प्रमुख संपादन में उन्होंने कहा अखबार चुनाव, हिंदुस्तान, हिंदी, आदि उनके प्रमुख संपादन है। रचनाओं की अगर हम बात करते हैं तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं शिव शंभू के चिट्टे और खत खेल तमाशा। रचनाओं के नाम लिख देता हूँ। शिव शंभू के चिट्टे, क्योंकि ये चीजें तो आपको बुक में लिखी गई। जन्म, मृत्यु, रचनाएं। रचनाओं में शिव शंभू के चिट्टे, शिव शंभू के चिट्टे। ठीक है। और बाकी दूसरी रचना है इनकी चिट्टे और खत। दूसरी रचना का नाम है चिट्टे और खत। दिखाई दे रहा है मार्केट थोड़ा सा इसे कर रहा है, उसका मैं लिंक पे भी दिखाने की कोशिश करूंगा। तो मृत्यु हुई 1907। तो बात है विदाई संभाषण शिव शंभू के चिट्टे से लिया गया है। वो हमारे सिलेबस में 4थे नंबर का पाठ है विदाई संभाषण। यानी जब विदाई होती है किसी भी की, अगर मान लो जैसे कोई सेवानिवृत्त हो रहा है या कोई जो है किसी पद से विदा हो रहा है, तो उस समय उसके सम्मान के लिए, उसके आयोजन के लिए किस प्रकार भाषण दिया जाता है। तो यही भाषण इन्होंने हमारे यहाँ पे दिया है। इन्होंने बाल मुकुंद गुप्त जी की आरंभिक शिक्षा उर्दू में हुई। बाद में उन्होंने हिंदी सीखी, विधिवत शिक्षा मिडिल तक प्राप्त की, मगर स्वाध्याय से काफी ज्ञान अर्जित किया। वे खड़ी बोली और आधुनिक हिंदी साहित्य को स्थापित करने वाले लेखकों में से एक थे। उन्हें भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी के रूप में देखा जाता है। ठीक है। भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी में इसको देखा जाता है बाल मुकुंद गुप्त। ठीक है। एक बार आप देखिए, इसमें पूरा पाठ आपको नजर आ रहा है। आगे देखिए, बाल मुकुंद गुप्त राष्ट्रीय नवजागरण के सक्रिय पत्रकार थे। उस दौर के अन्य पत्रकारों की भांति वे साहित्य सर्जन में सक्रिय रहे। पत्रकारिता उनके लिए स्वाधीनता संग्राम का हथियार थी। यही कारण है कि उनके लेखन में निर्भीकता पूरी तरह मौजूद है। साथ ही इसमें व्यंग्य विनोद का पुट है। पहले बात बताइए, जो हमारा पाठ है ना, ये व्यंग्य पर आधारित है। व्यंग्य कसना है किसी को डायरेक्ट नहीं बोलना, उसको व्यंग्य के माध्यम से बोलना। उन्होंने बांग्ला और संस्कृत की कुछ रचनाओं के अनुवाद भी किए। वे शब्दों के अद्भुत पारखी थे, शब्दों को जल्दी पकड़ते थे। कौन? बाल मुकुंद गुप्त। अनिश्चितता शब्द की शुद्धता को लेकर उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी से लंबी बहस की थी। इस तरह के अन्य शब्दों पर भी उन्होंने बहस कराई। बहुत सारे शब्द थे उस समय, हमारा हिंदी का शब्दकोश इतना ज्यादा भंडार नहीं था। नए नए शब्द आ रहे थे फारसी, उर्दू, तत्सम, संस्कृत से। ठीक है। तो इनका मुख्य कार्य था, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी शब्दकोश को बढ़ाया, इन्होंने भी बढ़ाया। तो ये शब्द था ऐसे था, उसको लेकर इनकी लंबी बहस चली थी। तो ये बात है। आगे हम बात करते हैं विदाई संभाषण। उनकी सर्वाधिक चर्चित व्यंग्य कृति जिसका नाम है शिव शंभू के चिट्टे, उससे अवतरित है, एक अंश है। ये पाठ वायसराय कर्जन आया था 1899 से 1904 और 1904-5 में 2 बार
वायसराय रहे और उसके वायसराय के शासनकाल में भारतीयों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया गया वही इस पाठ का अनुभाग है। ठीक है, बाकी पाठ आपको विस्तार से समझा दूंगा। यह आपको मेरा कॉपी में कांड है। पाठ का नाम पाठ 4 विदाई संभाषण, लेखक बालमुकुंद गुप्त, इनका जन्म और इनकी जो है मृत्यु, इसके बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं वॉइस रिकॉर्डर में। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11th। आज हम चैप्टर ले रहे हैं, अपने चौथा चैप्टर है आरो बुक का हिंदी का। बालमुकुंद गुप्त का लिखा हुआ है। पाठ का नाम है विदाई संभाषण। शिव शंभू के चिट्टे दिख रहा होगा आपको लिखा हुआ। उसमें इन्होंने कहा जो लिखना था वह लिखा गया। अब खुलासा बात यह है कि एक बार शिव और ड्यूटी का मुकाबला कीजिए, दिखावे का या ड्यूटी कर्तव्य का। ठीक है, बालमुकुंद गुप्त। इंट्रो में मैंने आपको बता ही दिया था इसका इंट्रो। अब उस वॉइस रिकॉर्ड के माध्यम से वो समझा देता हूँ। जन्म 1865, ग्राम गुडियानी, जिला रोहतक, हरियाणा में। प्रमुख संपादन अखबार चुनार, हिंदुस्तान, हिंदी, बंगवासी, भारत मित्र आदि। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं शिव शंभू के चिट्टे, और हमारे यहाँ पे जो व्यंग्यात्मक रचना जो हमारे यहाँ शिव शंभू के चिट्टे से ली गई है। इसके अलावा चिट्टे और खत, खेल तमाशा आदि। इनकी मृत्यु हुई सन 1907 में। गुप्त जी प्रारंभिक शिक्षा उर्दू में हुई, बाद में उन्होंने हिंदी सीखी। विधिवत शिक्षा मिडिल तक प्राप्त की, यानी केवल 8वीं तक ही पढ़े, मगर स्वाध्याय से काफ़ी ज्ञान उन्होंने अर्जन किया। स्वाध्याय करें यानी स्वयं ही पढ़े थे और इतने बड़े विद्वान बने थे। वे खड़ी बोली और आधुनिक हिंदी साहित्य को स्थापित करने वाले लेखकों में से एक थे। उन्हें भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी के रूप में देखा जाता है। बालमुकुंद गुप्त राष्ट्रीय नवजागरण के सक्रिय पत्रकार थे। उस दौर के अन्य पत्रकारों की तरह वे साहित्य सर्जन में भी सक्रिय रहे, पत्रकार भी थे। इसके अलावा उन्होंने साहित्य सर्जन भी किया। पत्रकारिता उनके लिए स्वाधीनता संग्राम का हथियार थी। यही कारण है कि उनके लेखन में निर्भीकता पूरी तरह से मौजूद है। निर्भीकता यानी साहस, निर्भीक होकर बेबाक बोलते हैं वो। साथ ही उसमें व्यंग्य विनोद का पुट भी दिखाई देता है। व्यंग्य विनोद यानी हंसी मजाक के माध्यम से या व्यंग्य ताना कसने के माध्यम से, इस प्रकार जैसे वो किसी को ताना कस रहे हो कह देते हैं वो। उन्होंने बांग्ला और संस्कृत की कुछ रचनाओं के अनुवाद भी किए। वे शब्दों के अद्भुत पारखी थे। अनिश्चितता शब्द की शुद्धता को लेकर उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी से लंबी बहस करी। अनिश्चितता शब्द आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। इससे लंबी बहस करी और इस तरह अन्य अनेक शब्दों पर भी उन्होंने बहस चलाई। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी हमारा हिंदी का जो है, हिंदी गद्य के या हमारी हिंदी शब्दकोश के प्रवर्तक या संस्थापक माना जाता है, जिन्होंने हिंदी कोश को का भंडार भरा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, तो उनसे भी इन्होंने बहस करी थी। बालमुकुंद गुप्त। विदाई संभाषण उनकी सर्वाधिक चर्चित व्यंग्य कृति शिव शंभू के चिट्टे का एक अंश है। और ये पाठ वायसराय कर्जन जो 1899 से 1904 एवं 1904 से 1905 तक 2 बार वायसराय रहे हैं। और ये वही वायसराय था लॉर्ड कर्जन जो कि जिसने बंगाल विभाजन करा था 1905 में। बंगाल का विभाजन कर दिया था, बंगाल के 2 टुकड़े करवा दिए थे, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, और अलग अलग जगह शासन चलाने की इसने कोशिश की थी। और जब भारत आज़ाद हुआ तब बंग विभाजन को वापस जो है कैंसिल किया गया था। तो ये उस समय इन पर व्यंग्य किया है। ये 2 बार वायसराय रहे, वायसराय कर्जन। इसके शासन में भारतीयों की स्थिति का खुलासा करता है। कहने को उनके शासनकाल में विकास के बहुत सारे कार्य हुए, नए नए आयोग बनाए गए, किंतु इन सबका उद्देश्य क्या था? शासन में गौरव का वर्चस्व स्थापित करना। मेन उद्देश्य यही था, भाई गौरव का वर्चस्व स्थापित हो, एवं साथ ही इस देश के संसाधनों का अंग्रेजों के हित में सर्वोत्तम उपयोग करना था कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका उपयोग किसके हित में करें? अंग्रेजों के हित में करें। और हमारे यहाँ के जितने भी भारत के संसाधन थे उन सब का उन्होंने अपने
लाभ के लिए उन्होंने संसाधनों का भरपूर जो है दोहन किया। और जैसा कि आप जानते हैं, भारत विश्व गुरु रहा है और भारत को पहले सोने की चिड़िया के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन फिर ये सोने की चिड़िया धीरे धीरे जो है कब ये मिट्टी की चिड़िया बन गई, इसका भारतीयों को पता ही नहीं रहा, भान ही नहीं रहा। और अंग्रेज़ों ने इस भारतीय के जो इतना आर्थिक शोषण किया कि भारत जो है धीरे धीरे विकासशील देशों की श्रेणी में आकर खड़ा हो गया। ठीक है, तो इस स्तर पर कर्जन ने अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की। वे सरकारी निरंकुशता के पक्षधर थे, लिहाजा प्रेस की स्वतंत्रता पर भी उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। प्रेस मीडिया जो कि लोकतंत्र का जो है चौथा स्तंभ माना जाता है, उस पर भी उन्होंने रोक लगा दी। अंततः कौंसिल यानी परिषद, इसमें मनपसंद अंग्रेज सदस्य नियुक्त करवाने और उनके मुद्दे पर इन्हें देश विदेश दोनों जगह पर नीचा देखना पड़ा। क्षुब्ध होकर, हैरान होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वो वापस इंग्लैंड चले गए। यानी कौंसिल में उन्होंने अपने अंग्रेज सदस्य नियुक्त करवाए उसमें समिति में, ताकि वही जो है कानून निर्माण की प्रक्रिया में वही भाग ले, या कोई भी जो नया निर्णय लिखा जाता है उसका वही दे। तो जब दोनों जगह भारत में भी और विदेश में भी उनको नीचा देखना पड़ा, जगह जगह उनकी आलोचना हुई, तो आखिर में उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वापस इंग्लैंड चले गए। ठीक है, आगे देखिए। इस पाठ में भारतीयों की बेबसी, दुख एवं लाचारी को व्यंग्यात्मक ढंग से लॉर्ड कर्जन की लाचारी से जोड़ने की कोशिश की गई है। साथ ही ये दिखाने की कोशिश की गई है कि शासन के आतताई रूप से हर किसी को कष्ट होता है। आतताई यानी क्रूर, जो क्रूर शासन होता है तो हर किसी को उससे क्या होता है, समस्या आती है। ठीक है, चाहे वह सामान्य जनता हो या फिर लॉर्ड कर्जन जैसा वायसराय। ये उस समय लिखा गया गद्य का नमूना है जब प्रेस पर, मीडिया पर पाबंदी का दौर चल रहा था, मीडिया पर प्रतिबंध लगाया हुआ था। ऐसी स्थिति में विनोद प्रियता, चुलबुलापन, संजीदगी, नवीन भाषा प्रयोग एवं रामानगी के साथ ही ये एक साहसिक गद्य का भी नमूना है। ठीक है, तो ये पाठ है, मूल भाव एक बार इसको वापस समझ लीजिए, सुन लीजिए। विदाई संभाषण एक व्यंग्यात्मक जो है रचना है और ये शिव शंभू के चिट्टे जो कि बालमुकुंद गुप्त द्वारा लिखा हुआ है, उनकी शिव शंभू के चट्टे नामक कृति से लिया गया है। और इसमें लॉर्ड कर्जन जो था, जब वायसराय रहे भारत में, 2 बार वायसराय रहे थे वो, तो उनके बारे में लॉर्ड कर्जन पर ये सीधा सीधा व्यंग्य किया गया था। और ये रचना तब लिखी गई बालमुकुंद जी की कि जब भारत में मीडिया पर प्रतिबंध चल रहा था, कोई लेख लिख नहीं सकता था, कोई आर्टिकल छपता नहीं था। लेकिन उसके दौर में भी इन्होंने बेबाक होकर, निर्भीक होकर इन्होंने लॉर्ड वायसराय पर व्यंग्य किया है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार उन्होंने व्यंग्य किया है पाठ में। पाठ का नाम आपको बता ही दिया है, विदाई। ठीक है, हाँ, तो पाठ। माय लॉर्ड, अंत को आपने शासन काल का इस देश में अंत हो गया। अब आप इस देश से अलग होते हैं। इस संसार में सब बातों का अंत है, इससे आपके शासनकाल का भी अंत होता। चाहे आपकी एक बार की कल्पना के अनुसार आप यहाँ के चिरस्थायी वायसराय भी हो जाते, चिरस्थायी मतलब लगातार, रेगुलर, कंटिन्यू, किंतु इतनी जल्दी वह समय पूरा हो जाएगा ऐसा विचार न आप ही का था न इस देश के निवासियों का, कि इतनी जल्दी आप वायसराय के पद से इस्तीफा देकर यहाँ से चले जाओगे, भाग जाओगे। तो ऐसा तो न तो हमने सोचा था भारतीयों ने, न ही शायद आपने सोचा होगा। इससे जान पड़ता है कि आपके और यहाँ के निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति और भी है, जिस पर यहाँ वालों को तो क्या आपका भी काबू नहीं है। यानी कहने की नज़र में कोई तीसरी ताकत है जिसने आपसे कार्य करवाया और आपको इस्तीफा देना पड़ा। और तीसरी ताकत ईश्वर हो सकता है, ईश्वर ही है। आगे देखिए, बिछुड़न का समय बड़ा करुणोत्पादक होता है, रुला देने वाला होता है। जब कोई बिछुड़ता है, आपको बिछुड़ते देखकर आज हृदय में बड़ा दुख है। माय लॉर्ड, आपके दूसरी बार इस देश में आने से भारतवासी किसी प्रकार प्रसन्न नहीं थे, किसी प्रकार प्रसन्न नहीं थे। जब आप दोबारा यहाँ के वायसराय बनकर आए, वे यही चाहते थे कि आप फिर ना आए, पर आप आए और उससे यहाँ के लोग बहुत ही दुखित हुए।
वे दिन रात यही मानते थे कि जल्द श्रीमान यहाँ से पधारे, पर ओहो, आज आपके जाने पर हर्ष की जगह विषाद होता है। लेकिन आज आप जा रहे हैं तो हमें खुशी की जगह हमें क्या हो रहा है, गम हो रहा है। इसी से जाना कि विचरण समय बड़ा करुणों उत्पादक होता है। विचरने का जो समय होता है वो रुला देने वाला होता है। जैसा कि एक लड़की जब घर छोड़कर ससुराल जाती है, जब उसकी शादी होती है, तो उस समय उसका विचरण का जो समय होता है वो बड़ा करुणा पैदा करने वाला, रुला देने वाला होता है। उस समय हमारा परिवार हो या कोई भी हो तो उनकी सबकी आंखों में वहाँ पे आंसू आ जाते हैं, सब दुखी होते हैं। तो ये बात होती है। तो आगे देखिए, बड़ा पवित्र, बड़ा निर्मल और बड़ा कोमल होता है। बैरभाव छूटकर शांत रस का आविर्भाव उस समय होता है, और उस समय बैरभाव छोड़कर शांत रस का आविर्भाव हो जाता है। माई लॉर्ड का देश देखने का इस दीन ब्राह्मण को कभी इस जन्म में सौभाग्य नहीं हुआ, यानी आपका देश यानी ब्रिटेन, इंग्लैंड। इससे ये नहीं जानता कि वहाँ बिछुड़ने के समय लोगों का क्या भाव होता है। कभी ये कह रहे हैं भाई माई लॉर्ड, आप माई लॉर्ड हो और मैंने आपके देश को नहीं देखा है, मुझे सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है, तो हम ये भी नहीं जानते कि वहाँ बिछुड़ते समय लोगों के क्या भाव होते हैं। पर इस देश के पशु पक्षियों को भी बिछड़ने के समय उदास देखा है। एक बार शिव शंभू की 2 गायें थी, उदाहरण से उन्होंने कहा, उनमें एक अधिक शक्तिशाली थी। वह कभी कभी अपने सींगों की टक्कर से दूसरी कमज़ोर गाय को गिरा देती थी। एक दिन वह टक्कर मारने वाली गाय पुरोहित को दे दी गई। अब देखा कि वो दुर्बल गाय उसके चले जाने से प्रसन्न नहीं है। जो शक्तिशाली गाय थी उसको पुरोहित को दे दी, ब्राह्मण को दे दी। तो अब वो जो दूसरी गाय जो थी, जो कमज़ोर थी, वो प्रसन्न नहीं थी, वरंच बल्कि उस दिन वह भूखी खड़ी रही, चारा छुआ तक नहीं। माय लॉर्ड, जिस देश के पशुओं के बिछुड़ते समय ये दशा हो जाती है पशुओं की, तो वहाँ मनुष्यों की कैसी दशा हो सकती है, इसका अंदाज़ा लगाना कठिन नहीं है। आगे भी इस देश के जो प्रधान शासक आए, अंत में उनको जाना पड़ा। इससे आपका जाना भी परंपरा की चाल से कुछ अलग नहीं है। तथापि आपके शासनकाल का नाटक घोर दुखांत है। 2 प्रकार के नाटकों का होता है नाटक, एक तो सुकांत और एक दुखांत। जैसा कि हम फिल्म में देखते हैं तो क्लाइमेक्स होता है, कभी कभी इसका क्लाइमेक्स अच्छा ही होता है, हमेशा 90% तो हमेशा ही होता है कि अंत में हीरो जीत जाता है, विलेन हार जाता है, सत्य की जीत होती है, सत्य की हार होती है, धर्म की विजय हो जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है बाई द वे, कभी हम देखते हैं कभी कभी किसी फिल्म में हीरो को जो है, हीरो जब मर जाता है या उसको मार दिया जाता है या हीरोइन को मार दिया जाता है तो हमें दुख होता है। ठीक है, तो ये नाटक होता है, एक दुखांत एक सुकांत। आगे देखिए पाठ में। और अधिक आश्चर्य की बात यह है कि दर्शक तो क्या, स्वयं सूत्रधार भी नहीं जानता था कि उसने जो खेल सुकांत समझकर खेलना आरंभ किया था वह दुखांत हो जाएगा। उनको अच्छा वायसराय का पद मिला था तो उनको लगा कि खेल सुकांत होगा, लेकिन ये खेल जो दुखांत हो गया ऐसा तो सूत्रधार को भी मालूम नहीं था। जिसके आदि में सुख था, मध्य में सीमा से बाहर सुख था, उसका अंत ऐसे घोर दुख के साथ कैसे हुआ। आहा, घमंडी खिलाड़ी समझता है कि दूसरों को अपनी लीला दिखाता हूँ, किंतु पर्दे के पीछे एक और ही लीलामय की लीला हो रही है, ये उसे खबर नहीं होती है। घमंडी समझता है कि मैं दूसरों को अपनी लीला दिखा सकता हूँ, अपने कर्तव्य दिखा सकता हूँ, लेकिन पर्दे के पीछे कोई एक और है जो अपनी लीला करता है, वो लीला हमें किसी को दिखती नहीं। आगे, इस बार बम्बई यानी वर्तमान मुंबई से उतरकर माय लॉर्ड, आपने जो इरादे जाहिर किए थे ज़रा देखिए तो उनसे कौन कौन से पूरे हुए। आपने इरादे जाहिर कर दिए थे, क्या कौन कौन से इरादे पूरे हुए। आपने कहा था कि यहाँ से जाते समय भारतवर्ष को ऐसा कर जाऊँगा कि मेरे बाद आने वाले बड़े लाठों को यानी अफसरों को, अधिकारियों को वर्षों तक कुछ करना ही न पड़ेगा, और वे कितने ही वर्षों सुख और चैन की नींद सोते रहेंगे। किंतु बात उल्टी हुई, आपको स्वयं इस बार बेचैनी उठानी पड़ी है, और इस देश में जैसी अशांति आप फैला चले हैं उसके मिटाने में आपके पद पर आने वाले को न जाने कब तक नींद और भूख हराम करना पड़ेगा। इस बार आपने अपना बिस्तरा गर्म राख पर रखा है और भारतवासियों को गर्म तवे पर पानी की बूंदों की भांति नचाया है। आप स्वयं भी खुश न हो सके और यहाँ की प्रजा को भी आपने कभी सुखी नहीं होने दिया। इसका लोगों के चित्त पर यानी लोगों के मन पर बड़ा ही दुख है। ठीक है, तो ये विदाई संभाषण आज के लिए मैं
वॉइस रिकॉर्ड के माध्यम से इतना ही लूँगा। नेक्स्ट वाले जो पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकंड पार्ट आ जाएगा। तो अब तक आपको जो पढ़ाया वो मुझे आशा है कि समझ में आया होगा। बाल मुकुंद गुप्त विदाई संभाषण और लॉर्ड कर्जन पर इन्होंने व्यंग्य किया है। जब वो वायसराय बनकर आए थे, एक बार पहले आए थे, फिर चले गए, दोबारा आए, लेकिन दोबारा उनको यहाँ से इस्तीफा देना पड़ा और वापस उनको ब्रिटेन यानी लंदन जाना पड़ा, इंग्लैंड जाना पड़ा, ये उनको पता नहीं था। तो इस पर इन्होंने व्यंग्य बयानों के माध्यम से और उनके यहाँ का कार्यकाल कैसा रहा, ये हमें बाल मुकुंद गुप्त जी ने हमें बताया है, समझाया है, ठीक है, और उनके बारे में बात की है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, यही पार्ट पूरा हो जाएगा विदाई संभाषण। ओके, धन्यवाद।